नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौधरी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में। ऋग्वेद पढ़ लिया था, सामवेद पढ़ लिया था, यजुर्वेद पढ़ लिया था और अथर्ववेद पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में पढ़ना है, पहला पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैदिक काल के परिचय के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि वैदिक काल एक आर्यों की सभ्यता थे। आर्य कौन थे उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद तीनों चारों के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जाएंगे पूर्व वैदिक काल। कल मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। जो पूर्व वैदिक काल है उसको हम उसका जो काल मानते हैं वो है 1500 से 1000 BC। तो आज हम पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसको ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए हमको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और वैदिक सभ्यता पूरी ही एक ग्रामीण व्यवस्था थी, बल्कि हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ भारत के इतिहास में हमेशा उल्टा हुआ। पहले नगरीय व्यवस्था थी और फिर ग्रामीण व्यवस्था आई है। तो ग्रामीण व्यवस्था। अब इसकी राजनीतिक स्थिति की बात करें तो परिवार था वो सबसे छोटी इकाई होता था एक गांव की, और परिवार सबसे छोटी इकाई होता था। ये कबीलाई जीवन बीतता था, कबीले में बताते। कबीला क्या होता था? एक परिवार होता है, कुछ परिवार मिलके कुछ एक ग्राम बनाते हैं, और परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं? कुलप बोलते हैं। और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोलते हैं। और फिर कुछ गांव मिलके जो बनाते थे वो विष बनाते थे, उसका मुखिया होता था विषपति। और फिर बनता था जन, और जिसको हम कबीला भी बोलते हैं। कुछ विषों को मिलाकर जो बनता था वो बनता था जन या कबीला। और उसका जो हेड या राजा होता था उसको राजन या फिर जनपति बोलते थे। तो जनपति और राजन, लेकिन जनपति और राजन के पास जो पावर्स होती थी वो लिमिटेड होती थी। मतलब राजा इतना पावरफुल नहीं होता था, सारे काम जनता के संरक्षण से होते थे। और जनता के संरक्षण के लिए 4 सभाएं बनी हुई थी, 4 सभाएं, जिसमें एक का नाम था समिति, दूसरा सभा, तीसरा विद्य और चौथा था गण। अब जो समिति थी वो आम लोगों की गठन, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता था। वो आम लोगों की सभा होती थी, एक आम सभा होती थी जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता था, उसको समिति बोलते थे। एक होती थी सभा में विद्वान लोग ही पार्टिसिपेट करते थे। जो जन के कुछ विद्वान होते थे उनकी एक सभा होती थी, उसको सभा बोलते थे। कालीनों को ही विद्वान बोलते हैं, विद्वान ही कालीन होते हैं। और जो ये विद्या क्या होती है कि जब छोटे छोटे जन्स होते थे, जो छोटे छोटे कबीला होते थे, कबीलों में आपस में संघर्ष होता था। तो संघर्ष में जो लूटपाट का जो सामान होता था, उस लूटपाट के सामान को जो बंटवारा होता था वो विद्या सभा के द्वारा किया जाता था। तो उपज और लूटपाट के जो सामान का जो बंटवारा होता था वो उपज और विद्या सभा के द्वारा किया जाता था। एक होता था गण, जिसमें कालीनों की सभा होती थी। यह भी एक विद्वानों की सभा होती थी। अब इसमें से समिति और विद्या है, 2 ऐसी सभाएं हैं। समिति और विद्या ही ऐसी सभाएं हैं जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी या पार्टिसिपेट भाग ले सकती थी। महिलाएं भाग ले सकती थी। अब राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जो मुख्य थे पुरोहित, सेनानी या फिर जो विद्वान लोग होते थे वो होते थे। और जो उस अधिकारियों के समूह को एकत्रित में बोलते थे रत्निन। अधिकारियों के समूह को एकत्रित में क्या बोलते थे? रत्निन बोलते थे। और जो सेना होती थी उस टाइम पे वो अनियमित होती थी, कि जब भी कोई दूसरे कबीले से जब युद्ध होता था तब सेना सक्रिय हो जाती थी और नॉर्मल दिनों में अपना कामकाज करती थी। और एक जो कर व्यवस्था थी वो बलि कर व्यवस्था थी, जिसमें राजा को जनता अपनी स्वेच्छा से जितना देना चाहे उसको बलि कर व्यवस्था, स्वेच्छा से कर
प्रदान करते थे राजा को। और जो राजा का जो कर्तव्य होता था वो होता था कि अपने कबीला के आर्थिक और धार्मिक जीवन को बना के रखना, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को बना के रखना, वही एक राजा का कर्तव्य होता था। जो रत्नीन होते थे, रत्नीन का कर्तव्य होता था कि राजा की सहायता करना, कि राजा को वो विशेष कोई सलाह देनी है किसी मुद्दे के बारे में, उनका काम, वो किसका काम होता था? रत्नीन का। और जो राजा का जो चयन होता था, राजा का चयन कौन करते थे? समिति के सदस्य करते थे। राजा का चयन समिति के सदस्य करते थे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। जो समिति होती थी उसके द्वारा इसका चयन किया जाता था। और न्याय का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन न्याय जो भी राजा के या फिर न्याय या समिति मिला के खुद ही न्याय करते थे। सारी समितियों से सलाह परामर्श करके राजा न्याय करता था। और अब हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज समतावादी था। समतावादी का मतलब होता है सभी को समान रूप से देखा जाता था, समान रूप से देखा जाता था। समाज पितृ प्रधान थे, बल्कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति बेकार थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। महिलाओं पर ज़्यादा कोई कठोर वो नहीं था। परिवार का सबसे छोटी इकाई था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, जिसका वो होता था कुपुल उसका मुखिया होता था। जो सबसे बड़ा होता था वही मुखिया होता था, और वही उसको हम कुपुल बोलते थे। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था थी। ये कर्म आधारित थी। जो एक परिवार, जैसे ऋग्वेद में लिखा मिला है 10वीं मंडल, मैंने कल बताया था आपको, ऋग्वेद के 10 मंडल थे, उसमें जो 10वां मंडल था उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया था। जो 10वें मंडल में ऐसा लिखा गया कि एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग थे। इससे प्रतीत होता था कि जो जैसा काम करता था वैसा ही उसकी वर्ण व्यवस्था या फिर कर्म आधारित थी, वो जन्म आधारित नहीं थी। दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दासों पर कोई कठोर नियम या फिर कानून नहीं थे। दासों को कोई कठोरता नहीं बरती जाती थी। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाना खाते थे। अब हम बात करेंगे कुछ और सामाजिक बारे, स्त्रियों की स्थिति के बारे में। अब स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति इस समय पूर्व वैदिक काल में बहुत अच्छी थी, बल्कि बाद में आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरने लगती है। तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, जिसमें उपनयन संस्कार या फिर जनेऊ। उपनयन संस्कार क्या होता है? गुरु द्वारा शिष्य को ग्रहण करना, गुरु द्वारा शिष्य को ग्रहण करना। तो महिलाएं भी गुरु शिष्य बन सकती थी गुरुओं की, जिसमें उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण कर सकती थी। और शिक्षा का अधिकार और राजनीतिक सभाओं में अधिकार था। मैंने अभी आपको बताया कि समिति और विद्या में महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, तो राजनीतिक सभाओं में भी महिलाओं का योगदान था। दहेज प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। दहेज प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन अभी इतना नहीं था। और पुनर्विवाह और नियाग प्रथा, पुनर्विवाह मतलब पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी, और नियाग प्रथा मतलब, नियाग प्रथा आप जानते होंगे, नियाग प्रथा जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसी के परिवार में किसी और से उसकी शादी करा दी जाती है, या फिर मुख्यतः उसके देवर से उसकी शादी करवा दी जाती है, उसको नियाग प्रथा बोलते थे। और प्रमुख विदेशी महिलाएं जो इस काल में प्रचलित रही वो थी अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ये प्रचलित क्यों थी? ये शिक्षा में विद्वान थी, इसलिए ये प्रचलित थी। मनोरंजन के मुख्यतः दो ही साधन थे, पासा और नृत्य। पासा खेलते थे लोग, नृत्य से अपना मनोरंजन करते थे। अब हम बात करेंगे इसके आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन के आधार था पशुपालन, जिसमें सबसे पूजनीय पशु गाय थी। अब इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ऋग्वेद में 176 बार गाय का वर्णन किया गया है। और सेकंड सबसे लोकप्रिय पशु था वो था घोड़ा। गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता पशुओं में, और फिर घोड़े को दिया जाता था। और कृषि का महत्व कम था, क्योंकि इसका पता ये चलता है कि सिर्फ 24 बार ही ऋग्वेद में कृषि का वर्णन मिला है।
व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। एक वस्तु देते था, कोई एक जो चाहने वाली वस्तु थी वो देता था और कोई दूसरी वस्तु उसके बदले में लेता था। वो वस्तु विनिमय से उनका काम होता था। और जो व्यापार थे, जो फिर उद्योग थे, जो गृह उद्योग थे, उसमें 2 उद्योग प्रचलित थे, बढ़ईगिरी और रथ बनाना। जो राजाओं युद्धों के लिए रथ बनाना और बढ़ईगिरी 2 ही उद्योग प्रचलित थे। जो मुख्य धातु होता था उस टाइम पे वो था तांबा। तांबा के बर्तन होते थे, मुख्य धातु तांबा था, इसलिए तांबा के बर्तन वगैरह होते थे। अब धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में ये प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक थे वैदिक सभ्यता के लोग या फिर पूर्व वैदिक काल के लोग, उनके लोग प्रकृति पूजक थे। और ये यहाँ पे एक देवता की पूजा नहीं करते थे, बहुत से देवता थे, जिसमें 33 देवताओं का वर्णन मिला है। ऋग्वेद में 33 देवताओं को वर्णन मिला है। उसमें से कुछ प्रमुख देवता बता देता हूँ आपको। जो सबसे प्रमुख देवता था वो इंद्र था, और इंद्र का नाम क्या है? पुरबंदर। पुरबंदर का अर्थ होता है किले तोड़ने वाला। जो किलों का संघान, जो बड़े बड़े किले तोड़ते उसको बोलते थे पुरबंदर। और ये किस देवता के लिए था? इंद्र देवता, जो सबसे प्रमुख देवता था इस काल, पूर्व वैदिक काल का। और जो और मुख्य देवता थे अग्नि देवता। अग्नि देवता को माना जाता है कि अग्नि को कुछ अर्पण करोगे तो वो देवताओं तक पहुंच जाता, तो इसके मध्य स्तरीय देवता भी बोलते थे कि आप अग्नि में कुछ अर्पण करिए और वो देवताओं तक पहुंच जाता था। सविता, जो चमकता सूर्य होता था, उसको भी एक देवता के रूप में माना था, वो था, उसको बोला जाता था सविता। मित्र, उगते हुए सूर्य को। अश्विनी, चिकित्सा का देवता माना था। अश्विनी को चिकित्सा के देवता के रूप में पूजा जाता था। और पुष्पन, पशुओं के और औषधियों के देवता के रूप में पूजे जाते थे। सोम देवता, जो वनस्पति के देवता के बारे में, इनके बारे में अध्याय 7 में इनका वर्णन भी है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पूर्व वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल का पीरियड बताया मैंने, 1500 से 1000 BC पीरियड था। ऋग्वैदिक काल, इसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। ग्रामीण व्यवस्था थी पूर्व वैदिक काल में। राजनीतिक जीवन की बात करें तो कबीलाई जीवन था। परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी, उसके मुख्य को कुपल बोलते थे, और ग्राम उससे बड़ी, जिसके मुख्य को ग्रामीण, और उससे बड़ी विश। कुछ ग्रामीण ग्राम मिला के जो जिसका गठन होता था उसको विश बोलते थे, और उसका जो मुखिया होता था वो विशपति होता था। और कुछ विषयों को मिला के जो बनता था वो जन होता था। जन जिसका एक राजा होता था, जिसको राजन या फिर जनपति या फिर, और जन को ही कबीला बोलते थे। तो ये कबीलाई जीवन बिताते थे। और जनपति होता था राजन, जिसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स होती थी, कुछ खास पावर्स नहीं होती थी उसके पास। और जो राजा बनाया जाता था वो किसके द्वारा बनाया जाता? समिति के सदस्य, जो आम लोग होते थे, उन्हीं के समिति के सदस्यों के द्वारा राजा का गठन होता था। और सभा, 4 प्रकार की सभाएं होती थी, समिति, सभा, विद्या और गण। जो समिति होती थी वो आम सभा होती थी, जिसमें आम लोगों का योगदान होता था। और इसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी। और सभा होती थी एक, जिसमें विद्वानों की एक सभा होती थी, जिसमें विद्वान लोग, जो जन के विद्वान लोग होते थे, वो इस सभा का गठन करते थे। और एक होती थी विद्या, जिसमें उपज और लूटपाट, जो दूसरे कबीलों से जब युद्ध वगैरह होता है, जिसमें लूटा हुआ सामान होता था, उसके लिए मुख्यतः ये जो युद्ध होते थे वे पशुओं के लिए होते थे, कि उस टाइम पे जो पशुओं के लिए युद्ध होते थे, तो जो लूटा हुआ सामान होता था उसको बांटने का काम होता था, विद्या में होता था। लूट का, उपज का जो बांटने का काम होता था वो विद्या सभा करती थी, और इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। अब होता था गण, जो कालीनों की सभा थी। एक कालीन होते थे विद्वानों की सभा थी गण, है ना। और गणों में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, और ये भी एक विद्वानों की तरह। और कुछ अधिकारी होते थे, जो मुख्यतः पुरोहित, सेनानी वगैरह होते थे। उस अधिकारी के समूह है जो राजा को सहायता करते थे शासन चलाने में, उनको रत्निन कहते थे। और उनका काम क्या होता था? ये राजा की सहायता करते थे, राजा को सलाह देते थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा वगैरह करना चाहिए, जिससे जन को फायदा होगा या फिर नहीं होगा। सेना अनियमित थी। जब सेना युद्ध की जरूरत पड़ती थी तो सेना सक्रिय हो जाती, वरना अपना नॉर्मल गृहस्थ जीवन बिताती थी। बलि कर व्यवस्था होती थी, ऐसी कर व्यवस्था जिसमें जन के लोग खुद अपनी इच्छा से राजा को कुछ भेंट देते थे, उसको बलि कर व्यवस्था बोलते थे। और न्याय का विशेष कोई उल्लेख नहीं मिला है इसमें।
अब सामाजिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन में बात करें तो समतावादी समाज था। समतावादी समाज होता था, सभी को समान रूप से देखा जाता था, कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। और पितृ प्रधान था, लेकिन पितृ प्रधान होने के कारण भी महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसका मुखिया होता था, कुलप होता था, और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होती थी, जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित होती थी। दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दास प्रथा इतनी कोई कठोर नहीं थी। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। अब स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो उपनयन संस्कार या जनेऊ, उपनयन संस्कार और जनेऊ होता है, जनेऊ प्रदान करता है। गुरु अपना शिष्य चुनता था, वो स्त्रियों को भी था उपनयन संस्कार की अनुमति थी, और शिक्षा का अधिकार था, और राजनीतिक सभाओं में भी स्त्रियां भाग ले सकती थी। दहेज प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। पुनर्विवाह और नियाक प्रथा, पुनर्विवाह मतलब पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी, और नियाक प्रथा मतलब पति की मृत्यु के बाद उस परिवार में किसी उसे देवर से शादी या फिर उसके देवर से शादी का प्रचलन भी था। प्रमुख विदेशी महिलाएं, जो कुछ विदेशी महिलाएं थी वो थे अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अपाला, घोषा और लोपामुद्रा क्या थी? ये शिक्षा के जगत में विद्वान महिलाएं थी। ये महिलाएं शिक्षा के जगत में विद्वान महिलाएं थी। अब मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन के लिए पासा और नर्तकों का आयोजन करवाया जाता था। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में जो पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार था। गाय सबसे पूजनीय पशु थी। अब इसकी पुष्टि इसी बात से होती है कि गाय का वर्णन 176 बार किया गया है ऋग्वेद में। और दूसरा सबसे प्रिय पशु था वो था घोड़ा। कृषि का महत्व थोड़ा कम था, क्योंकि कृषि का जो वर्णन है सिर्फ 24 बार ही किया गया। वस्तु विनिमय से लोग व्यापार करते थे, जिस आदमी को जो जरूरत होती थी वो उसको दिया जाता था और उसके बदले उसको कुछ लिया जाता था उससे। बढ़ईगरी और रथ बनाना दो प्रमुख उद्योग थे उस टाइम पे, और तांबा प्रमुख धातु था। धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में ये प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी थे। मतलब एक देवता नहीं था, बहुत सारे देवता थे, जिसमें ऋग्वेद से 33 देवताओं के बारे में पता चलता है। अब जो 33 देवता है उनमें से प्रमुख देवता है उनकी बात करें तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता था, और उसको पुरबंदर, किले तोड़ने वाला, पुरबंदर जिसका अर्थ है किले तोड़ने वाला, वो भी कहा जाता था। और अग्नि को मध्यस्थ देवता मानते थे कि अग्नि में कुछ प्रदान करो तो वो भगवान के पास पहुंच जाता है, तो अग्नि को मध्यस्थ देवता माना जाता था। वरुण को वर्षा का देवता, सविता चमकता सूर्य, और मित्र उगता सूर्य के देवता माना जाता था। अब अश्विन की बात करें, अश्विन चिकित्सा का देवता माना जाता था, और पुष्ण पशुओं और औषधियों का देवता माना जाता था, और सोम वनस्पति के देवता माना जाता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप प्राचीन भारत की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। अगली क्लास में हम बात करने जाएंगे उत्तर वैदिक काल या फिर लेटर वैदिक पीरियड की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई सवाल और सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।